Hey, guess what? Here I am with a video on how to make your own notes, and I am going to share my own strategy कि मैं notes कैसे बनाती थी when I was a student. And yes, मेरे जो notes होते थे ना वो मैं directly module से बनाती थी, and I used to make sure कि उसमें पूरा content का coverage होना चाहिए, but the note should be concise, ताकि one day before exam के एक दिन पहले आप 100% syllabus revise कर पाए. Because obviously आप exam के एक दिन पहले 1000 पेज का module खोल के बैठेंगे, वो भी हाईलाइट किया हुआ, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि किस तरीके से आप रिवाइज करें. सो यू शुड हैव सम कंसाइज योर ओन हैंड रिटन नोट्स one day before exam. So without any further ado, let's start the video. So yes, this is the example which I am going to take from your CS Executive Company Law module, and this is chapter 4, section 43, issue of shares with DVR. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हम लोगों को, दैट इज ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जहाँ पे पोस्टल बैलेट रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे पोस्टल बैलेट, वोटिंग पावर कैन बी मैक्सिमम 74%, नो डिफॉल्ट्स. फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस दी हुई है हम लोगों को. कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग मीन्स हम लोग डीवीआर को ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. देन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड ऑल दैट, ये सब कुछ हम लोगों को पॉइंट्स दिए हुए हैं. दे हैव गिवन यू टोटल हियर 7 पॉइंट्स एंड देयर इज़ 1 क्वेश्चन एज वेल. सो अभी देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कंसाइज कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज आवर सेक्शन 43, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स विथ डीवीआर. इसमें सबसे पहले हमको क्या चाहिए, आर्टिकल्स में अथॉरिटी. तो ये लिख दिया, एओए का अप्रूवल चाहिए. सेकेंड, द कोडवर्ड विल बी डीवीआरपी. देखो डीवीआर का कोडवर्ड डीवीआर है, इससे अच्छा कोडवर्ड और क्या चाहिए आपको. डीवीआर का कोड इज डीवीआर एंड आर बस यहाँ पे 3 बार आएगा. ठीक है. सो हियर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं डी. नाउ डी स्टैंड्स फॉर देयर शुड बी नो डिफॉल्ट. डी स्टैंड्स फॉर देयर शुड बी नो डिफॉल्ट. अब नो डिफॉल्ट किस में, देखो हमको फुल कवरेज करना है प्लस हमें कंसाइज नोट्स बनाने हैं. नो डिफॉल्ट इन व्हाट, इन फाइलिंग. फर्स्ट नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न. कब के लिए, फॉर प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स. तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं. देन देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड. ऑब्वियसली यहाँ पे आप सिर्फ डिविडेंड नहीं लिखना, बिकॉज डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तभी वो डेट बनता है कंपनी के लिए. सो पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड. देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अभी इक्विटी आया है तो प्रेफरेंस शेयर तो पीछे पीछे आएगा ही. एंड थर्ड इज़ योर रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स. इग्नोर माई हैंड राइटिंग बिकॉज पेन टैब में इसी तरीके की हैंड राइटिंग आ जाती है मेरी. सो प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग, मेरी भावनाओं को समझना आप. Okay, then repayment of matured deposits. So there should be no default in filing financial statements and annual return for previous 3 financial years. It should be अगर declared dividend में कोई default है, या redemption of preference shares में कोई default है, या repayment of matured deposits में कोई default है, तो DVR issue नहीं कर सकते. और क्या क्या defaults हैं वो भी लिख देते हैं. अभी equity का dividend आ गया तो preference का dividend तो आएगा ही ना. अगर preference dividend के payment में कोई default है, preference का dividend, या फिर there is any default in repayment of any loan, repayment of loan, या फिर there is a default in payment of statutory dues, मतलब एम्प्लॉयज़ का सैलरी या गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह भरना बाकी है, statutory dues, या फिर there is a default in crediting the amount to IPF, Investor Education Protection Fund, crediting the amount to IPF. ठीक है. तो इन सब में अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट है तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते. तो डी स्टैंड्स फॉर डिफ़ॉल्ट. बट इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल करूंगी बिकॉज वी हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स. अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड क्रेडिटिंग, ये यहाँ तक का, ये जिस दिन आप डिफ़ॉल्ट यानी कि कंपनी जिस दिन ये डिफ़ॉल्ट को गुड कर देगी, मतलब जिस दिन कंपनी इस डिफ़ॉल्ट को सही कर देगी, उसके 5 ईयर्स बाद कंपनी कैन इशू डीवीआर. अब बच्चे लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं. दे थिंक कि स्टार्टिंग के भी जो डिफॉल्ट्स लिखे हुए हैं ना, उसमें भी ये 5 साल का कंडीशन लगता है. नहीं, वहाँ पे 5 साल का कंडीशन नहीं लगता. अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल के फाइल नहीं किए हुए हैं तो यू कैन नॉट इशू डीवीआर. लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया है, लोन रीपे नहीं किया है, या आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं किए हैं, क्रेडिट नहीं किया है अमाउंट टू आईपीएफ, तो जिस दिन आप वो पैसा सही कर देंगे, वो जो डिफ़ॉल्ट है उसको सही कर देंगे, उसके 5 साल बाद आप डीवीआर इशू कर सकते हैं. तो जो लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट है ना, वहाँ पे वो 5 ईयर्स वाली कंडीशन भी आ जाएगी. तो डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, डी स्टैंड्स फॉर डिफ़ॉल्ट. ओके. नाउ कमिंग टू वी. वी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वी हियर स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट्स.
V स्टैंड फॉर वोटिंग राइट्स. मीन्स वेन एवर यू इशू DVR देयर इज अ कंडीशन कि आप मैक्सिमम DVR के लिए 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ही रख सकते हैं. तो अगर आप DVR इशू कर रहा है कंपनी, तो कंपनी कैन कीप ओनली मैक्सिमम 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एंड 26% विल बी कैप्ट फॉर ऑर्डिनरी. अब मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने में नहीं जाती हूँ, थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल करना होगा यहाँ पे, बिकॉज आई एम जस्ट शेयरिंग दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर ईजी नोट्स. ओके, आई एम नॉट टीचिंग द कंसेप्ट, बट ओके. नाउ हियर मैक्सिमम इट विल बी 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर. ये हो गया अपना बी. V. नाउ R में 3 पॉइंट्स है. R1 विल स्टैंड फॉर रेजोल्यूशन. कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे आप लोग? वी विल पास हियर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. लेकिन अगर आपको याद है सेक्शन 110 में कहीं पे पोस्टल बैलेट पड़ा होगा. अगर कंपनी पे पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है तो फिर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास होगा. ठीक है, सो ये हो गया अपना R1. देन कमिंग टू R2. R2 here stands for restriction. R2 stands for restriction. मैम किस चीज़ में restriction? आप DVR शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. आप DVR शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. एंड वाइस वर्सा, आप ऑर्डिनरी शेयर को भी DVR शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अच्छा, लेकिन क्या मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर है, क्या मुझे फ्रेशली DVR शेयर्स अलॉट हो सकते हैं? येस. मेरे पास DVR शेयर्स हैं, क्या मुझे फ्रेशली ऑर्डिनरी शेयर्स अलॉट हो सकते हैं? येस. बट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ R3 स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्स. अभी हम लोग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाते हैं. देखो, वी आर इशूइंग शेयर्स विद DVR. तो जिनके पास में DVR शेयर्स है वो भी है तो कंपनी के शेयर होल्डर ही ना, भले उनके पास उतने वोटिंग राइट्स नहीं है, बट दे आर कंपनी के मेंबर्स. एंड हम लोग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन से फॉर्म में मेंटेन करते हैं बेटा? वी मेंटेन इट इन फॉर्म MGT1. तो फॉर्म MGT1 में जैसे DVR शेयर्स हम लोग अलॉट करेंगे, हम लोग फॉर्म MGT1 को क्या कर देंगे? अपडेट. ये हो गया अपना DVR. R के 3 पॉइंट्स. नाउ P स्टैंड्स फॉर पेनलाइज्ड. मीन्स जो कंपनी है ना वो पेनलाइज्ड नहीं होनी चाहिए अंडर एनी एक्ट इन प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स. मीन्स अगर कंपनी को कोई भी एक्ट में, चाहे वो सेबी एक्ट हो, स्क्रा एक्ट हो, इंश्योरेंस एक्ट हो, किसी भी एक्ट में अगर कंपनी पकड़ी गई थी और कंपनी के ऊपर लगी थी पेनल्टी पिछले 3 सालों में, तो कंपनी अभी DVR इशू नहीं कर सकती है. सो ये कुछ कंडीशंस हो गई यहाँ पे. देखते हैं, चलो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं. DVR शेयर्स के लिए सेक्शन 43, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अथॉरिटी इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देन आवर कोड वर्ड इज DVRP. D स्टैंड्स फॉर नो डिफॉल्ट्स. V स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट्स. R1 स्टैंड्स फॉर resolution. R2 stands for restriction and R3 stands for registers and P stands for what? P stands for penalized. Company should not be penalized in previous 3 financial years. तो देखो कितनी आसानी से we have covered all the conditions here. अब देखते हैं यहाँ से कितना कवरेज हुआ. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है? ऑथोराइजेशन होना चाहिए आर्टिकल्स में. we have covered this point. Then OR पास करना है, ये भी हो गया. लेकिन अगर पोस्टल बैलेट है तो पोस्टल बैलेट से OR पास करेंगे. परफेक्ट. देन वोटिंग पावर मैक्सिमम कितना होगा अपना? 74%. डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. डिफॉल्ट किसमें नहीं होना चाहिए? फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न इन दी प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ये पॉइंट भी कवर हो गया. कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. पेमेंट ऑफ नंबर 1 डिक्लेयर डिविडेंड, सेकंड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ एनी लोन्स भी आ गया. फिर अपने ये स्टैट्यूटरी ड्यूज आ गए एंड क्रेडिटिंग द अमाउंट टू IPF. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए. लेकिन लास्ट पॉइंट के लिए क्या बोल रहा है? अब कंपनी में इशू शेयर्स विद DVR आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आपने वो डिफॉल्ट को गुड कर दिया. जिस दिन आपने डिफॉल्ट को सही कर दिया उस फाइनेंशियल ईयर एंड के 5 ईयर्स बाद आप DVR इशू कर सकते हैं. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कवर्ड इन आवर नोट्स. देन कमिंग हियर, ये तो वही पॉइंट है. देन कंपनी शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, अपना P वाला पॉइंट, इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स अंडर एनी एक्ट. सेबी, स्क्रा, RBI एक्ट, कोई भी एक्ट में कंपनी पेनलाइज नहीं होनी चाहिए. देन ये आ गया अपना रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट, दैट इज अवर R2 वाला पॉइंट, कि कन्वर्जन कंपनी नहीं कर सकती ऑर्डिनरी DVR ऑर्डिनरी में कन्वर्जन नहीं कर सकती. एंड ये आ गया अपना रजिस्टर वाला पॉइंट, कि हम लोगों को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो हमने सेक्शन 88 MGT1 में मेंटेन किया है उसको हमें अपडेट करना है. क्लियर? ओके. देन ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स विद DVR विल एंजॉय ऑल द राइट्स. उनको बोनस शेयर्स, राइट शेयर सब कुछ मिलेंगे. बस डिफरेंस किस में आ जाएगा? वोटिंग राइट. नाम से पता चलता है यार, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. सो हमारी जो नोट्स है ना इसमें कंप्लीट कवरेज हो गया. एंड नाउ दीज नोट्स आर कंसाइज एंड ईजी टू रिमेंबर. अगर आप मॉड्यूल खोल के सिर्फ वो पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और उसको रीड करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी. यू शुड मेक योर रनिंग नोट्स. जब आप रीड कर रहे हैं तभी आप कुछ तो कोड वर्ड बना के उसको एक कंसाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए. एंड ट्रस्ट मी, दिस हेल्प मी अ लॉट. ओके, मैं जब अपने एग्जीक्यूटिव में थी स्टार्टिंग में मेरे पास ये डायरेक्शन नहीं था एंड आई डिडंट यूज टू मेक नोट्स. बट धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि थियोरी सब्जेक्ट्स को हैंडल करने का बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप खुद के कंसाइज नोट्स बनाएं. इसीलिए आई एम हियर कि मैं आपसे कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स शेयर कर सकूं.
वैसे मैंने वॉज अ स्टूडेंट तो मेरे जो नोट्स होते थे ना उसमें मैं एक एक चैप्टर पे 100-150 पेजेस के नोट्स बनाती थी. सो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती थी. तो जनरली मैं किसी से अपने नोट्स शेयर नहीं करती थी, हमेशा छुपा के रखती थी, बिकॉज येस उसमें आपकी उतनी मेहनत है, आप किसी को फ्री में वो चीज़ नहीं दे सकते. बट नाउ सिंस आई एम इन टू टीचिंग एंड आई फील लाइक कि जो भी टेक्निक्स, जो भी चीज़ें मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पर यूज़ की है, सीखी है, वो सब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ ताकि वो भी उन चीज़ों का बेनिफिट उठा पाएँ. सो येस, ये एक मैंने आपको बता दिया सेक्शन 43 कि किस तरीके से हम बना सकते हैं. इसी तरीके से मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जो जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ. ये आपका चार्जेस चैप्टर से है जिसमें आई हैव टेकन सेक्शन 77. अब ये भी मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा डिटेल और मतलब काफ़ी ज़्यादा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है जो पढ़ने का मन नहीं करता. दैट्स वाई आई हैव एडेड सम कलरफुल इमेजेस ताकि याद करने का हमारा भी मन करे. सो सेक्शन 77 बोलता है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज. तो किसका ड्यूटी है? कंपनी का ड्यूटी है. ठीक है, क्या ड्यूटी है? इट इज़ द ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्ज विच इज़ क्रिएटेड ऑन एनी असेट. नाउ दिस असेट कैन बी एनी वन इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इसे आपने पढ़ा होगा. चार्ज अगर आप रजिस्टर करते हैं तब कौन से फॉर्म में देना होता है? CHG 1. लेकिन अगर डिबेंचर वाला मैटर है तो इट इज CHG 9 एंड शुड बी साइन बाय कंपनी एंड दी चार्ज होल्डर. ये मैंने कोई कंसेप्चुअल वीडियो मैंने नहीं रखा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट हाउ यू कैन मेक नोट्स. देन टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे 3 टाइम लिमिट्स है. एक तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट. तो ये तीनों की लिमिट्स मैंने यहाँ पे दी हुई है. ये बिफोर वाली हो जाएगी, ये एक बार आप देख सकते हैं, ये बिफोर वाली हो जाएगी 30 और 300 एंड ये ऑन वाली हो जाएगी. ठीक है, तो जब ये एक्ट आया था वहाँ से 6 मंथ्स का टाइम मिला था टू फाइल CHG 1 एंड ये आफ्टर वाली हो जाएगी. ये वाली जो है ना ये आफ्टर वाली हो जाएगी. मीन्स ये वाली जो है ये अभी की करंट वाली लिमिट है. बट व्हेन यू आर अ स्टूडेंट यू हैव टू स्टडी ऑल द 3 लिमिट्स ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप तीनों लिमिट्स लिखोगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि यू इवन नो द ओल्ड लिमिट्स इज वेल. तो आपको तीनों लिखना है बिकॉज आपके स्टडी मैट में तीनों दिया हुआ है. बट येस, अगर किसी के पास टाइम नहीं है उतना ज़्यादा, बॉटल नेक सिचुएशन है, तो आप सिर्फ ये जो लास्ट वाली लिमिट है ना वो याद रखेंगे तो चलेगा बिकॉज दैट इज़ द अपडेटेड वन. इसी तरीके से आपके बुक में बहुत सारे केस लॉज भी दिए हुए हैं, जैसे कि ये है आपके डिबेंचर चैप्टर से. आई एम टेकिंग ऑल दी चैप्टर्स फ्रॉम कंपनी लॉ सब्जेक्ट CS एग्जीक्यूटिव. नाउ दिस इज योर डेट इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर, चैप्टर नंबर 6. उसका जो पार्ट ए है डिबेंचर्स, ये वहाँ सर है. तो इसमें देखो बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं, ये सारे केसेस दिए हुए हैं. देखो यहाँ पे A से F तक और फिर नेक्स्ट पेज पे भी देख लेते हैं H तक, ये सारे केसेस दिए हैं. अब मैंने क्या किया है, ये केस लॉस को कुछ श्रिंक किया हुआ है. ठीक है, ये एक बार केस लॉज ही देखते हैं. अगर कंपनी ने बोरोइंग्स करके रखी है जो कंपनी से अल्ट्रा वायस है, मतलब कंपनी की पास के बियॉन्ड है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता. इवन शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेटिफाई इट. तो जिसने पैसा दिया मैम उसका पैसा डूब जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल डूब जाएगा उसका पैसा. बट क्या उसके पास कोई भी तरीके का, मैं बोल रही हूँ, कोई भी रेमेडी नहीं है क्या? हाँ रेमेडी है. कहाँ पे रेमेडी है? जहाँ लॉ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वहाँ खुलता है एक दरवाजा विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस. तो यस, उसको नेचुरल जस्टिस में कुछ रेमेडीज मिल सकती है. देन अगर बोरोइंग अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर की अथॉरिटी में है बट कंपनी के अथॉरिटी के इंट्रा वायर्स है, मीन्स डायरेक्टर के पास अथॉरिटी था कि वो लोन बोरो कर सकता है ओनली अप टू 50 करोड़, बट कंपनी का अथॉरिटी था 100 करोड़. तो अगर डायरेक्टर्स ने बोरो किया है 55 करोड़ तो डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है बट कंपनी के तो अथॉरिटी के अंदर है ना. यस, तो डायरेक्टर को क्या करना चाहिए था? डायरेक्टर के पास 50 करोड़ का ही अथॉरिटी थी ना. डायरेक्टर इज एन एजेंट, जितना अथॉरिटी उतना ही काम करेगा वो. उसके पास तो 50 करोड़ का ही अथॉरिटी था. उसको अगर 55 करोड़ का लोन बोरो करना था तो उसको शेयर होल्डर को पूछना चाहिए था, बट उसने नहीं पूछा. उसने 55 करोड़ बोरो करने के बाद शेयर होल्डर को पूछ रहा है. और अगर शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर देते हैं, मतलब बाद में उसको अप्रूव कर देते हैं, तो ये लोन के लिए कौन लाइबल होगा? ये लोन रिपेमेंट के लिए कौन लाइबल होगा? कंपनी विल बी लाइबल फॉर दैट. लेकिन अगर ये लोग रेटिफाई नहीं करते तो डायरेक्टर को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा मनी लेंडर को. ठीक है, अगर कंपनी ने रेटिफाई नहीं किया, मतलब शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया, बट पैसा कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा है, तो कंपनी विल बी लाइबल. दे कैन नॉट रेप्यूडिएट यानी कि दे कैन नॉट कैंसल. ठीक है, ये मैंने एक श्रिंक करके बता दिया. लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर हुआ था कि कंपनी लिक्विडेशन में है और कंपनी के मैनेजर ने कुछ लोन बोरो किया है कंपनी के नाम पे नहीं, खुद के नाम पे, मीन्स यहाँ पे क्या उसका इंटेंशन है कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन डालने का. अगर उसको ऐसा होता कि उसको कंपनी को ही लाइबल करना होता तो वो कंपनी के नाम पे लोन लेता, खुद के नाम पे लोन थोड़ी ना लेता. बट उसने खुद के नाम पे लोन लिया. ठीक है, सो अब ये पैसा भले ही शेयर होल्डर्स रेटिफाई नहीं करे, भले ही ये कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ हो, बट यहाँ पे मैनेजर ही लाइबल होगा एंड कंपनी विल नॉट बी लाइबल बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू बाइंड द कंपनी. अब ये जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ ना बेटा, ये कोई प्रोविजन नहीं है, ये कोई सेक्शन में नहीं लिखा है, ये केसेस है. तो अभी इतने सारे केसेस मैम हम याद कैसे रखेंगे? आपको सिर्फ ना पॉइंट्स याद रखने हैं. आप केसेस के नाम नहीं याद रखेंगे ना तो एब्सोल्युटली चलेगा. आपको सिर्फ नाम याद रखने ताकि एग्जाम में आपको केस लॉस पूछे तो आपके पास में कंक्लूजन होना चाहिए. ओके, देन ये यहाँ पे भी कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं, ये रहा. नाउ बोरोइंग्स अगर ऑथोराइज है, मीन्स डायरेक्टर के पास 50 करोड़ का अथॉरिटी था, उसने 50 करोड़ तक का ही लोन लिया है, बट वो उसको अलग जो अथॉरिटी कंपनी के पास है ही नहीं उस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अपना कंपनी है टेक्सटाइल बिजनेस का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 50 करोड़ का ही लोन बोरो किया है, बट वो टेक्सटाइल बिजनेस में नहीं लगा रहा, वो फूड बिजनेस में लगा रहा है, चलेगा क्या?
नहीं चलेगा, तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट है ना, यस। तो यहाँ पे गलती किसकी है, यहाँ पे गलती है डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो क्या जो मनी लेंडर है उसकी कोई गलती होगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कंपनी विल बी हेल्ड लायबल बिकॉज द बोरोइंग इज विद इन दी पावर्स, वो तो 50 करोड़ के अंदर अंदर ही किया है, एंड इसमें लेंडर को कोई हार्म नहीं होना चाहिए सिंपली बिकॉज ऑफिसर ने गलती किया है, प्रोवाइडेड लेंडर हैड नो नॉलेज ऑफ इंटेंडेड मिसयूज। ऑब्वियसली अगर जो लोन दे रहा है वही कंपनी का डायरेक्टर होगा तो उसको तो पता है ना कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है, यस। तो यहाँ पे आपको देखना है कि लेंडर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर पैसा कंपनी के कॉफर्स में जाता है, कॉफर्स यानी कि ट्रेजर्स में, तो कंपनी लायबल होगा कंपनी के बेनिफिट के लिए। इफ बाय अ सिंगल ट्रांजैक्शन अमाउंट इन एक्सेस इज बोरोड, तो सिर्फ एक्सेस ही अल्ट्रा वायर्स होगा, पूरा ट्रांजैक्शन ही। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर का अथॉरिटी था 50 करोड़, डायरेक्टर ने बोरो किया 55 करोड़, तो यहाँ पे पूरा 55 करोड़ अल्ट्रा वायर्स नहीं है, सिर्फ जो एडिशनल 5 करोड़ है ना वही अल्ट्रा वायर्स है। मतलब 50 करोड़ तो कंपनी रीपे करेगा, 5 करोड़ डायरेक्टर अपने जेब से देगा अगर शेयर होल्डर ने रेटिफाई नहीं किया तो, ठीक है। देन बोरोइंग बाय डायरेक्टर नीदर इन गुड फेथ नॉट फॉर द बेनिफिट, अब जब गुड फेथ में नहीं किया है, इनोसेंटली नहीं किया है, कंपनी की बेनिफिट के लिए नहीं, तो कंपनी लायबल नहीं होगी। ओके, सो यस, मुझे वैसे एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं बना था, बट आई कांट कंट्रोल माई टीचिंग पर्सनैलिटी, कुछ ना कुछ वो एक्सप्लेनेशन निकल ही जाता है। सो अभी मैंने ये नोट्स बनाए हैं, एंड ये जो हम लोग ने पॉइंट्स कवर किए, देखते हैं इसमें सारे पॉइंट्स कवर है कि नहीं। सी, द बिहेवियर ऑफ डायरेक्टर्स इज एज कंपनीज एजेंट्स, ओके। इट इज़ अगर नो एजेंट कैन हैव अ पावर विच इज़ नॉट विद द प्रिंसिपल, मीन्स अगर कंपनी की अथॉरिटी के बाहर जा रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, बस आपको कहाँ पे मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस में आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। देन इफ द बोरोइंग इज अल्ट्रा वायर्स द पास, द डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल अगर कंपनी ने रेटिफाई नहीं किया। बट अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन है उसमें अमाउंट इन एक्सेस इज बोरोड, तो सिर्फ एक्सेस ही अल्ट्रा वायर्स होगा। ये वाले पॉइंट्स भी हमारे इसमें कवर थे। एक्विजेंस यानी कि कंसेंट, ये भी कवर था। अगर शेयर होल्डर्स जो है रेटिफाई कर देते हैं तो कंपनी विल बी लायबल, शेयर होल्डर्स रेटिफाई नहीं करेंगे तो डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल। अभी अगर शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई नहीं किया बट पैसा कंपनी के कॉफर्स में गया, ट्रेजर्स में गया, याद है, बेनिफिट में गया, तो फिर कंपनी लायबल हो जाएगा। देन मैनेजिंग डायरेक्टर ने बहुत सारा पैसा उठाया था, बट बोरोइंग्स वॉज ऑथोराइज्ड, बट यस, जो पर्पस के लिए यूज़ किया था वो अनऑथोराइज था। सो यहाँ पे लेंडर हैड नो नॉलेज ऑफ इंटेंडेड मिसयूज, तो यहाँ पे लेंडर लायबल नहीं होगा, लेंडर का पैसा नहीं डूबेगा। देन मैनेजिंग एजेंट हु इज नॉट ऑथोराइज हैड बोरो नीदर बोनाफाइड नॉर फॉर द बेनिफिट, याद है वाला पॉइंट, ना तो कब तो कंपनी वहाँ पे लायबल नहीं होगी। फिर एलएन कंपनी, याद है, लिक्विडेशन में था, मैनेजर ने खुद के नाम पे बोरो किया था एलएन कंपनी, तो यहाँ पर इट मियर बेनिफिट दैट कंपनी हैड बेनिफिटेड इज नॉट इट सेल्फ सफिशिएंट टू बाइंड द कंपनी। मीन्स अगर मैनेजर को कंपनी को ही बाइंड करना होता तो कंपनी के नाम पे लोन लेता ना, खुद के नाम पे तो नहीं लेता। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे पॉइंट्स हमारे नोट्स में कवर्ड है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप फुल कवरेज के साथ कंसाइज नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपका जो पढ़ाई होगा ना उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज आप एक्टिव रहेंगे, आप पैसिवली बुक खोल के बैठे नहीं होंगे, और एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको बहुत हेल्प होगा। ट्रस्ट मी, ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये मैंने खुद ने यूज़ की हुई है। सो येस, ये मैं एकदम अश्योरिटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि इस तरीके से अगर आपने पढ़ाई की तो ना आपको नींद आएगी, ना आपको ज़्यादा थकान महसूस होगी, यू विल फील कॉन्फिडेंट, एंड एग्जाम के 1 डे बिफोर भी आप 100% कवरेज कर पाएंगे। होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।